हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। ये वीडियो एचपी टैट और एचपी टीजीटी कमीशन के लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वेक्टर। वेक्टर को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? वेक्टर जो है वो स्पेसिफाई करता है किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये स्पेसिफाई ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। ए और बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो मान लो 5। ए और बी को यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर लूंगा। मैग्नीट्यूड यहाँ पे 5 मीटर है और अगर यहाँ पे मैं एरो लगा लूं तो एरो का मतलब है कि इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मैंने गिवन कर दी है। तो मैं ए बी को इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट करूंगा तो ये बन जाएगा वेक्टर ए बी वेक्टर। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन ईस्ट है तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन का नाम ईस्ट लिख लूंगा कि ए बी लाइन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। ए से स्टार्ट होगी, बी पे ये खत्म होगी। ओके, और अनदर एग्जांपल इसका, जैसे मान लो एक कार है जो कि जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और वो मूव कर रही है ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ जाएगा और ईस्ट जो है वो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी कि वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। या फिर हम इस तरह से कहें कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉल या फुटबॉल है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी है v, तो ये मोमेंटम हो जाएगा p इज इक्वल टू mv। ओके, तो और p इज इक्वल टू mv मोमेंटम के साथ वो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। वो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि x एक्सिस के अलोंग उसकी डायरेक्शन है और mv उसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि m इंटू v एक मोमेंटम बनेगा तो m इंटू v इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ओके, मैग्नीट्यूड वो कुछ भी हो सकता है, वो 10 हो, 5 हो, एनीथिंग एल्स। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में दो तरह के वेक्टर यहाँ पे हमने लिखे हैं। एक पोलर वेक्टर है, एक एक्सियल वेक्टर है। सबसे पहले पोलर वेक्टर को देखेंगे। पोलर वेक्टर जिनकी डायरेक्शन जो होती है पोलर वेक्टर, अब डायरेक्शन तो होगी, पोलर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन होगा उसी डायरेक्शन में इनकी डायरेक्शन रहती है पोलर वेक्टर की। जो अभी हमने एग्जांपल जो हमने पहले पीछे पढ़े, जैसे मोमेंटम का एग्जांपल पढ़ा, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंटम जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, इसको मोमेंटम कहेंगे और वो ऑब्जेक्ट जो है वो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ओके, तो x एक्सिस यानी कि x एक्सिस के अलोंग इसकी डायरेक्शन आ जाएगी, उस वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो x एक्सिस के अलोंग हम कंसीडर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा पोलर वेक्टर। इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल ले लीजिए आप। कोई गाड़ी है वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और वो ईस्ट डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जो डायरेक्शन है यानी कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में हम वेक्टर को शो कर लेंगे, तो वो बन जाएगा पोलर वेक्टर। और नेक्स्ट है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या है? इसमें जो वेक्टर की डायरेक्शन रहती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं रहेगी, वो रहेगी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन किस तरह से रहेगी? मान लो कि घर में जो सीलिंग फैन होता है, ओके, घर में जो सीलिंग फैन होता है वो किस तरह से रोटेट करता है, उसकी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन रहती है, ये वाली, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है कि इस एक्सिस के अलोंग वो रोटेट करता है। ओके, इस एक्सिस के अलोंग वो रोटेट करेगा और ये मान लो अगर वो एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रहा है तो किस एक्सिस के अलोंग वो रोटेट कर रहा है? जेड एक्सिस के अलोंग। ओके, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन जो रहेगी वो रहेगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसके एग्जांपल क्या क्या आते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन
और टॉर्क। ओके, टॉर्क के बाद यहाँ पे हम एग्जांपल लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे के सारे एग्जांपल एक्सियल वेक्टर हैं। इसमें एक्सियल वेक्टर में जो डायरेक्शन है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ना होते हुए इस डायरेक्शन में रहती है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। नेक्स्ट है इसमें पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को किस तरह समझेंगे कि ओरिजिन से यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से उस वेक्टर की उस पॉइंट की पोजीशन क्या है। मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये ओरिजिन है 0 0, तो यहां से मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर लूंगा पॉइंट ए तक। और होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या होगा, इसी तरह से मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पहले इस वेक्टर का जो डिस्टेंस था, मान लो वो r1 वेक्टर था, और कुछ समय बाद वो पॉइंट चेंज होके r2 बी पॉइंट पे चला गया और ये इसका डिस्टेंस जो है वो r2 हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा, ओके, ए से लेके बी तक के बीच का जो डिस्टेंस आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। कितना वो डिस्प्लेस हुआ, मान लो ए पॉइंट पे वो टाइम t1 पे था, बी पॉइंट पे वो पहुंच के टाइम t2 पे वो बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। ओके, आई होप आपको ये दोनों समझ आ गए होंगे। पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से पोजीशन, उस पॉइंट की पोजीशन कितनी है, मान लो ये r है तो उसको r वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लिया। और यहाँ पे अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो पहले कुछ अलग पॉइंट था, फिर कुछ अलग पॉइंट हुआ, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है। एचपी टेट में आता है कि इक्वल वेक्टर जो होंगे उनके बीच का एंगल कितना होगा। इक्वल वेक्टर का मतलब है कि ऐसे दो वेक्टर मान के चलते हैं कि दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, उन्हें हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। मान लो ये वेक्टर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और क्वेश्चन आएगा कि एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर, उसका आंसर रहेगा एंगल रहता है, सॉरी इसको पहले रिप्रेजेंट कर लूं मैं। अगर दोनों इक्वल वेक्टर को इस तरह से लिखा जाता है, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, और इनके बीच का जो एंगल रहता है वो एंगल रहता है 0 डिग्री, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में है, कोई भी एंगल जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो एंगल बन जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट है नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर में क्या है कि वेक्टर तो इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होंगी। जैसे ये वेक्टर ए है, ओके, इसका मैग्नीट्यूड इस बी वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ओके, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, सेम डायरेक्शन नहीं होगी, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो लिखने का तरीका रहता है कि ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, तो मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहाँ पे इनके बीच का एंगल जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इनके बीच का एंगल क्या रहता है, तो इनके बीच का एंगल रहता है या तो 180 डिग्री लिखा होगा या तो पाई का मतलब भी 180 डिग्री ही होता है, ओके, तो दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा 180 डिग्री या पाई। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर का मतलब है कि एक ही लाइन के अलोंग, एक ही लाइन के अलोंग, एक ही लाइन के अलोंग वेक्टर होंगे, या तो दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है, लाइन जरूरी नहीं कि एक लाइन होगी उसके पैरेलल एक दूसरी लाइन होगी, ये उस तरह से भी हो सकते हैं कोलिनियर वेक्टर। किन्हीं दो वेक्टर को हम कोलिनियर कब कहेंगे, अगर वो आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड के हों या अनइक्वल हों। जरूरी नहीं है कि वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के भी हो सकते हैं। दोनों वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर तब कहेंगे अगर अलोंग द सेम लाइन हो, या तो वो एक ही लाइन के अलोंग हो, ठीक है, इस तरह से, या वो एक ही लाइन के अलोंग हो, ठीक है, या फिर पैरेलल लाइन के अलोंग हो सेम डायरेक्शन में,
पैरेलल लाइन, एक ही पैरेलल लाइन के अलोंग हो सेम डायरेक्शन में, ये पैरेलल लाइन के अलोंग आ गए। एक ही लाइन का मतलब है कि इसी लाइन के ऊपर चल रहे हैं ऐसे, ये एक सिंपल सी लाइन। ओके, तो इनको हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। जो वेक्टर एक ही लाइन के अलोंग हो या फिर एक दूसरे के या तो फिर उस लाइन के पैरेलल के अलोंग हो, ठीक है, सेम लाइन पे हो या अलोंग द पैरेलल लाइन हो, सेम डायरेक्शन। ओके, हो सकता है वो अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, जैसे ये एक ही लाइन के अलोंग में दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक ही लाइन पे, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। ओके, तो इनको हम या तो वो सेम डायरेक्शन में हो या वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, लेकिन एक ही लाइन के अलोंग होने चाहिए, उन्हें हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर। ये तो बहुत ईजी है। इसमें क्या है कि एक ही पॉइंट से जनरेट होने वाले वेक्टर, एक ही पॉइंट से मैंने ए वेक्टर को जनरेट कर लिया, बी वेक्टर को भी जनरेट कर लिया, यहाँ पे मैं सी वेक्टर को भी जनरेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डी वेक्टर को भी जनरेट कर रहा हूँ। ओके, इन्हें हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब है कि जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो। अब इसको हाँ, और साथ में ये क्या स्पेसिफाई करता है, ये स्पेसिफाई करता है डायरेक्शन, ठीक है, ये स्पेसिफाई करता है डायरेक्शन। हम वेक्टर को लिखते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे ए कैप को लिख सकता हूं मैं ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये आ गया वेक्टर। इसको मैं लिख देता हूँ ए वेक्टर, और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं ए कैप यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा ईस्ट। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि यूनिट वेक्टर जो है वो क्या स्पेसिफाई करता है, डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड होता है 1 या यूनिटी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यानी कि ऐसे वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर हो और यूनिट वेक्टर हो। परपेंडिकुलर मैंने इस तरह से बना दिया, ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, जहां तक लगा ठीक लिखा मैंने, जेड एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई है, वाई के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे है, जेड के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है के वेक्टर। तो इस तरह से हम इस तरह से इनको लिखेंगे। मान लो कोई वेक्टर ए है, ए वेक्टर है, उसको मैंने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो मैं लिखूंगा ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन, तो आई कैप के अलॉन्ग इसकी डायरेक्शन है। अगर मैं वाई की बात करूंगा तो ए मैग्नीट्यूड, इसको वेक्टर लगाते हुए सिंपल सा लिखता हूं मैं, ए मैग्नीट्यूड और जे कैप। नेक्स्ट रहेगा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड एंड के कैप। के कैप यानी कि ये आ जाएगा अलोंग जेड डायरेक्शन, ये आ जाएगा आपके पास अलोंग वाई डायरेक्शन, और ये आ जाएगा अलोंग एक्स डायरेक्शन या एक्स एक्सिस, जो भी आप इसको कहेंगे। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया होगा जो भी यहाँ पे मैंने पढ़ाया, ये आपको हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा एचपी टेट और एचपी टीजीटी कमीशन में। बाकी नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।